वेलकम बैक एवरीवन। आज लक्ष्मीकांत के दो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड स्टेट गवर्नमेंट से स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि दोनों ही जगह में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट देखें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव मॉडल्ड ऑन ब्रिटिश पैटर्न। ब्रिटेन से ही तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करा है और यही चीज़ ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फाउंडेशन भी है। ऐसे ही सेम चीज़ जो है वो रेप्लिकेट होती है स्टेट्स में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव। जैसे हमारे सेंटर में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, स्टेट्स में भी सेम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और यही चीज़ ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की फाउंडेशन भी है। अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से कुछ भी नहीं दिया गया है इसके लिए। बस कुछ आर्टिकल्स हैं जो सेम प्राइम मिनिस्टर के लिए भी हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए भी हैं एंड इवन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के लिए इन केस ऑफ स्टेट्स भी हमने सेम ही आर्टिकल्स को पढ़ा था। यही सेम आर्टिकल्स ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए भी हैं। जैसे कि अगर सेंटर की बात करें तो आर्टिकल 74, 75, 77, 78 एंड 88 ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए होंगे फॉर सेंटर, और जो स्टेट्स हैं उनके लिए 163, 164, 166, 167 एंड 177 ये आर्टिकल्स स्टेट गवर्नमेंट के लिए रहेंगे। सबसे पहले चलते हैं आर्टिकल 74 पर। 74 बात करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। अब देखिए प्रेसिडेंट के लिए भी हमने सेम चीज़ पढ़ी थी ना, तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए भी सेम ही है क्योंकि सेम ही आर्टिकल्स इनके लिए हैं, अलग से कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं गया है। ये आर्टिकल बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्टेटस की, कि उनकी पोजीशन क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट में। ओके, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आता कौन है। यहाँ पर है सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर, फिर उसके बाद है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, देन आएंगे डेप्यूटी मिनिस्टर और इनके टॉप में रहेंगे प्राइम मिनिस्टर इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और टॉप में रहेंगे चीफ मिनिस्टर इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब चलते हैं आर्टिकल 74 जो डील करता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। ये क्या बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एड एंड एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसी एडवाइस के अकॉर्डिंग ही फंक्शन करेगा अपने स्फीयर में। इस एडवाइस के बाहर वो काम नहीं कर सकती। ये एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग रहेगी। इसी से रिलेटेड दो अमेंडमेंट्स हैं, मैंने ऑलरेडी बताई भी हुई हैं, 42 एंड 44। 44 इस एडवाइस को बाइंडिंग करती है ऑन प्रेसिडेंट एंड 44 कहती है कि प्रेसिडेंट एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस को रिकंसिडर करने के लिए बोल सकते हैं। अब रिकंसिडर करने के लिए प्रेसिडेंट क्यों बोलेंगे? देखिए, प्रेसिडेंट को माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर है जुडिशरी, बट अगर प्रोटेक्टर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर हैं प्रेसिडेंट। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां पर एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अगेंस्ट चल रहे हैं तो उस केस में प्रेसिडेंट एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि आप एडवाइस को, जो भी एडवाइस मुझे दी गई है, आप उसको एक बार से फिर से कंसिडर करें। बट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो भी एडवाइस दी है, चाहे वो सेम दी है चाहे फिर उसको चेंज भी करा है, दोनों ही सिचुएशन में फिर सेकंड टाइम प्रेसिडेंट को वो एडवाइस माननी होगी। दैट इज जो रिकंसिडर्ड एडवाइस होगी, जो सेकंड टाइम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस दी है, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस 44 अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए, जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने दी है वो एडवाइस आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू है। ये इस आर्टिकल की 74 आर्टिकल की सेकंड क्लॉज कहती है। अब ऐसा क्यों बोला गया है? देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट, और हमारे यहाँ पर क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर। ऑल दो कम्प्लीटली सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, बट बहुत सारे स्फीयर्स में इस सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करा जाता है। एग्जीक्यूटिव के काम में जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगी, और अगर जुडिशरी इंटरफेयर करती है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जुडिशियल ओवर रीच। इसको हमने अलग चैप्टर में भी पढ़ना है जुडिशियल ओवर रीच को। जैसे कि इसकी एक एग्जांपल दे सकती हूँ मैं। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था, इसको मैंने अलग से कवर भी करवाया था, तो उस केस में एंड नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स के लिए जुडिशरी ने अलग से ही एक जजमेंट दी थी
जुडिशरी की वो जजमेंट एक जुडिशियल ओवररीच थी, क्योंकि वो सारे का सारा काम पार्लियामेंट का था एंड साथ में ही एग्जीक्यूटिव का था। तो उस केस में ये जुडिशियल ओवररीच हो जाएगा। यहाँ पर जुडिशियल ओवररीच ना हो तो जितनी भी मिनिस्टर्स एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट के ऊपर वो बाइंडिंग है और उस एडवाइस को किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं करा जा सकता। ये है आर्टिकल 74 फॉर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखिए ये सेम ही चीज़ चलती है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए भी। स्टेट के मिनिस्टर्स के लिए अगर बात करें, देखिए यहाँ पर है आर्टिकल 163, ये बात करता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के स्टेटस की, कि स्टेट में इनका स्टेटस कैसा है। जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, वो एडवाइस देंगे गवर्नर को और ये एडवाइस बाइंडिंग होगी इस गवर्नर के ऊपर, एक्सेप्ट जब वो अपनी डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। जब भी गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे उस केस में ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं रह जाएगी। अब गवर्नर की डिस्क्रिशन भी यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत देख लेते हैं, वैसे हमारा ये टॉपिक रहता भी है। गवर्नर की डिस्क्रिशन की बात करें तो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेस या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन दी गई है। इसके अकॉर्डिंग गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट के कुछ बिल्स को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है इस अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग। ऐसे ही अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना है उसकी रिपोर्ट सेंटर को या फिर प्रेसिडेंट को गवर्नर खुद देते हैं। ऐसे ही फिर कुछ स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन स्टेट्स की अपनी एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। अब जब भी इन स्टेट्स में मिनरल एक्सप्लोरेशन होगी तो इस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को एक रॉयल्टी दी जाती है। वो रॉयल्टी जो होगी वो गवर्नर अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा। अब एक और डिस्क्रिशन है गवर्नर की, सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम चीफ मिनिस्टर। देखिए जब हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर से इन्फॉर्मेशन किसी भी यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वो, लेकिन प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है। बट अगर यही चीज़ गवर्नर चीफ मिनिस्टर से कोई भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं रिलेटेड टू स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन तो वो चीज़ गवर्नर की एक्सप्रेस या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है। तो यही आर्टिकल बात करता है 163 कि वैसे तो नॉर्मल सिनेरियो क्या रहेगा, सेंट्रल स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, ये गवर्नर को एडवाइस देंगे, इसी एडवाइस के अकॉर्डिंग गवर्नर एक्ट करेंगे। बट जब वो अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो वो इस एडवाइस को फिर फॉलो नहीं भी कर सकते। अब देखिए यहाँ पर ही आर्टिकल 163 में एक तो सेम हो जाएगा कि जो भी ये मिनिस्टर्स सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने भी मिनिस्टर्स एडवाइस देंगे सेम सेंटर के जैसे ये आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू होगी, जुडिशियल ओवररीच को अवॉइड करने के लिए, ताकि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर ना करे। बट इसके अलावा इस 163 में एक और क्लॉज दी गई है सेकंड, ये क्या बात करती है कि डिस्क्रिशन इज डिसाइडेड बाय गवर्नर। देखिए हमने फर्स्ट क्लॉज में क्या कहा था कि गवर्नर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग भी काम कर सकता है। अब जितने भी ये मैटर्स मैंने बताए थे कि स्टेट बिल को रिजर्व करना, ये सारा के सारे मैटर्स गवर्नर खुद डिसाइड करेगा कि हाँ ये उसकी डिस्क्रिशन में ये मैटर आता है या नहीं, और गवर्नर का डिसीजन इस चीज़ में फाइनल होगा और गवर्नर के इस डिसीजन को कोर्ट में डिस्कस नहीं करा जा सकता। मतलब कि गवर्नर का डिसीजन भी रिलेटेड टू हिज डिस्क्रिशन और हर डिस्क्रिशन गवर्नर का डिसीजन भी आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू ही होगा। तो ये आर्टिकल था 163 रिलेटेड टू स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और 170 जो 74 है ये है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 75 पर। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले अगर किसी को ये मेथड डिफ़िकल्ट लग रहा है कि हाँ दोनों चीज़ों को साथ में पढ़ाना, तो वो कमेंट्स में बता भी सकते हैं कि अलग अलग कवर करना चाहिए या फिर इनको साथ में ही लेके चलें। फिर चलते हैं आर्टिकल 75 पर। आर्टिकल 75 बात करते हैं बाकी की जो प्रोविजंस है रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए कि उनकी अपॉइंटमेंट्स कैसे होगी, क्या उनकी क्वालिफिकेशन, ओथ, उनकी सैलरीज कैसी होंगी। सबसे पहले 75 बात करता है प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट की। देखिए ये हमने पहले भी देखा था कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, जो भी पार्टी मेजॉरिटी में आएगी उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कुछ पर्सन्स का नेम रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को और उन पर्सन्स को फिर काउंसिल के मिनिस्टर बना दिया जाएगा
बट उनको अपॉइंट अभी भी प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं। बट जितने भी नेम खुद प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंड करे हैं, प्रेसिडेंट सिर्फ उनको ही एज मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास कोई भी डिस्क्रिशन नहीं है। उसके बाद इसमें क्या बोला गया है 75 में रिलेटेड टू सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि देखिए अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी के प्रीलिम में भी डायरेक्टली पूछा गया है, और एक कर्नाटका के जो स्टेट पीसीएस एग्जाम है वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्टली ही पूछा गया है कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनकी टोटल जो स्ट्रेंथ है वो लोकसभा का 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने भी मेंबर हैं हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करा गया है, इनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 15% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ये लेस देन इक्वल टू 15% हो सकता है लोकसभा का। अब लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है टोटल 552, जो 552 इसकी टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की, और जो करंट स्ट्रेंथ है वो है 543। तो हमने ये 552 लेके चलना है कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए जो भी टोटल मेंबर होंगे इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो इसका 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसको ऐड करा गया था 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। नेक्स्ट ये आर्टिकल 75 बात करता है डिफेक्शन की। देखिए डिफेक्शन को अलग से हमने चैप्टर में कवर करना है, बट अभी यहाँ पर क्या है कि पार्लियामेंट के कोई भी मेंबर, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो, अगर वो डिफेक्शन के बेस पर उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई करा गया है तो वो मेंबर अब इस सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं हो सकता। मतलब कि वो मेंबर जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, वो मेंबर मिनिस्टर नहीं बन सकता। और वो किसी भी हाउस का हो सकता है, चाहे राज्यसभा का हो चाहे फिर वो लोकसभा का हो। और इस चीज़ को भी ऐड करा गया था 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। नेक्स्ट ये आर्टिकल 75 क्या कहता है, ये बात करता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की, कि जितने भी मिनिस्टर्स होंगे इस काउंसिल के, दे ऑल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और ये मैंने लास्ट भी बताया था कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास लोकसभा में मेजॉरिटी है, ये मेजॉरिटी रहते हुए भी प्रेसिडेंट किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर को या फिर किसी भी मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है इस काउंसिल से। बट इस केस में भी प्रेसिडेंट की अपनी विल नहीं है। यहाँ पर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट बोला गया है बट उसकी अपनी विल नहीं है, उसको बैक एंड में ये चीज़ बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि अल्टीमेट पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास। और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही फिर ये प्रेसिडेंट काम करते हैं। नेक्स्ट बात करी गई है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि जो टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, जो कि लेजिस्लेचर है, और ये क्या है एग्जीक्यूटिव। क्यों है ऐसा, क्योंकि लोकसभा में सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये तो बाद में अलग से बनाई गई बॉडी है ना। और ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है। लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल क्यों होगा, क्योंकि लोकसभा में लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं और हमारे इंडिया में लोगों के द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट है। और जब तक इनकी लोकसभा में मेजॉरिटी होगी तब तक ही ये लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्ट करेंगे। जब इनके द मोमेंट इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास हो जाएगी, ये लोगों को सब इन सारी की सारी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट 75 बात करता है ओथ बाय प्रेसिडेंट की। ये भी हमने ऑलरेडी देखा था कि प्रेसिडेंट दो तरह की ओथ देते हैं, ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी, जिसको हमने शॉर्टकट मेथड से कवर करा था। वो आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर एक बार देख लीजिएगा। प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को ओथ देंगे और प्रेसिडेंट ही बाकी के मिनिस्टर्स को भी ओथ एडमिनिस्टर करेंगे। अब यहाँ पर जो ओथ ऑफ सीक्रेसी है वो कंट्री की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए है, क्योंकि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरे इंडिया के लिए पॉलिसीज बना रहे हैं। जितनी भी वो पॉलिसीज बनाएंगी उनमें कुछ सेंसिटिव डेटा हो सकता है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री इसका पार्ट होगी। डिफेंस मिनिस्ट्री बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज लेके आएंगी जो कि इंडिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड होंगी। तो इन मिनिस्टर्स को फिर ओथ ऑफ सीक्रेसी भी दी जाती है ताकि बाहर जाकर किसी और पर्सन के पास ये कोई भी इंफॉर्मेशन डाइवर्ज ना करें। नेक्स्ट बात करी गई है कि कैसे कोई मिनिस्टर बन सकता है। ये आर्टिकल 75 क्या कहता है कि देखिए अब जो काउंसिल का मिनिस्टर है वो राज्यसभा से भी आ सकता है और वो लोकसभा से भी आ सकता है। बट अगर कोई पर्सन
इस पार्लियामेंट का मेंबर बने बिना ही काउंसिल का मिनिस्टर बना है तो उसको विद इन 6 मंथ ही फिर किसी भी एक हाउस का मेंबर बनना होगा। या तो वो राज्यसभा का मेंबर बन जाए विद इन 6 मंथ, और ऐसे ही चाहे फिर वो लोकसभा का मेंबर बन जाए। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, वो मेंबर ऐसा नहीं कर पाता है, तो वो फिर मिनिस्टर नहीं रहेगा, उसकी मिनिस्टर की पोजीशन फिर चली जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल 75 बात करता है सैलरीज की। जितने भी काउंसिल के मिनिस्टर्स हैं उनकी सैलरी अलाउंस सब पार्लियामेंट में ही डिसाइड करा जाता है। तो ये था आर्टिकल 75 रिलेटेड टू सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब चलते हैं, सेम ही चीज़ें हैं, बस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को छोड़कर बाकी सब कुछ सेम है स्टेट के लिए भी। आर्टिकल 164 बात करता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो बाकी की प्रोविजंस हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, क्या उनकी ओथ, क्वालिफिकेशन, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, ये सारा कुछ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए है आर्टिकल 164 में। देखिए सबसे पहले है यहाँ पर भी अपॉइंटमेंट। इनको भी अगर चीफ मिनिस्टर को की बात करें तो इनको गवर्नर अपॉइंट करेंगे, और बाकी के मिनिस्टर सेम प्राइम मिनिस्टर के जैसे ही यहाँ पर चीफ मिनिस्टर गवर्नर को कुछ मेंबर्स का नेम रिकमेंड करेंगे, फिर उन मेंबर्स को गवर्नर अपॉइंट करेंगे एज अ मिनिस्टर फॉर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगी अपॉइंटमेंट। बट इसके अलावा जो गवर्नर हैं वो एक मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे ट्राइबल वेलफेयर ऑफ छत्तीसगढ़। 4 स्टेट्स हैं, एक तो छत्तीसगढ़, एक झारखंड है, देन एक है मध्य प्रदेश, देन है ओडिशा। इन चारों के लिए गवर्नर एक एक्स्ट्रा मिनिस्टर भी अपॉइंट करेंगे, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर। इन स्टेट्स की ट्राइबल कम्युनिटी के लिए एक ट्राइबल मिनिस्टर होगा, और यही मिनिस्टर इन्हीं स्टेट्स के शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी इंचार्ज हो सकता है। अब देखिए सेम चीज़ प्रेसिडेंट के केस में सेंटर में नहीं थी, इस डिफरेंस को आपने याद रखना है। और पहले बिहार भी इन स्टेट्स का पार्ट होती थी, बट 94 अमेंडमेंट के थ्रू इसको बिहार को एक्सक्लूड कर दिया गया, इस लिस्ट में से निकाल दिया गया। अब नेक्स्ट क्या बात करता है ये आर्टिकल 164, ये भी कहता है कि जो टोटल स्ट्रेंथ होगी, जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। देखिए अब सेंटर में भी सेम ही चीज़ थी कि जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इनका जो नंबर होगा वो लोकसभा की स्ट्रेंथ का 15% ही रहना चाहिए, या फिर उससे कम हो, ज़्यादा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर स्टेट में भी सेम है कि जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, इनकी स्ट्रेंथ भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का या तो 15% हो या फिर उससे कम हो, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब देखिए एक और एक्स्ट्रा कंडीशन दी गई है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए। यहाँ पर बोला गया है कि जितने भी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स होंगे इनकी जो टोटल नंबर होगा वो या तो 12 हो सकता है या फिर 12 से ज़्यादा हो सकता है। और ऐसी कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं भी नहीं दी गई है, वहाँ पर सिर्फ 15% वाला ही क्राइटेरिया है, यहाँ पर 15% वाला भी है स्टेट्स के लिए, और साथ में ही एक एग्जैक्ट नंबर भी बता दिया गया है, जैसे कि 12, या तो ये 12 से ज़्यादा हो सकते हैं और या फिर 12 भी हो सकते हैं, इससे कम नहीं होने चाहिए इनका जो नंबर है सेंट्रल स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। अब ये जो प्रोविजन है इसको भी 91st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही ऐड करा गया था। नेक्स्ट 164 क्या कहता है, यहाँ पर भी बात करी गई है प्लेजर ऑफ गवर्नर की, जैसे कि सेम प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट था कि जितने भी मिनिस्टर्स होंगे वो तभी एग्जिस्ट करेंगे जब तक उनके पास प्रेसिडेंट की विल थी, गवर्नर की कोई एग्जैक्ट विल नहीं है। यहाँ पर जो विल है वो चीफ मिनिस्टर की है, और ये भी सेम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है कि चाहे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजॉरिटी भी है, तब भी मेजॉरिटी होते हुए भी प्रेसिडेंट स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किसी मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है, बट वो उनकी अपनी चॉइस नहीं होती है, यहाँ पर भी चीफ मिनिस्टर की ही विल होती है। अब देखिए नेक्स्ट 164 क्या कहता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम सेंटर के जैसे ही यहाँ पर, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। जो पूरी की पूरी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, क्योंकि इसको लोगों के द्वारा इलेक्ट करा गया है, ये लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है ओथ बाय गवर्नर, चीफ मिनिस्टर को भी ओथ ऑफ सीक्रेसी एंड ओथ ऑफ ऑफिस, चीफ मिनिस्टर को भी यही एडमिनिस्टर करेंगे गवर्नर ही, और ऐसे ही बाकी के जितने भी काउंसिल के मिनिस्टर्स हैं उनको भी ओथ एडमिनिस्टर करेंगे गवर्नर ही।
अब यहाँ पर भी सेम सेंटर के जैसे है, जैसे कि सेंटर में बोला गया था कि अगर पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है कोई मिनिस्टर, तो उसको विद इन 6 मंथ मेंबर बनना होगा, अदरवाइज वो मिनिस्टर नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर भी सेम है कि कोई भी मेंबर, कोई भी मिनिस्टर जो कि स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है, उसको विद इन 6 मंथ स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनना होगा। अगर वो विद इन 6 मंथ नहीं बन पाते हैं तो वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर या फिर उसका मिनिस्टर नहीं रहेंगे। सैलरी और अलाउंस इन केस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करेगा। अब देखिए यहाँ पर ना, ये देखिए यहाँ पर देखिए आर्टिकल 75 के बाद 76 नहीं है, क्योंकि ये बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, इसको प्राइम प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और ऐसे ही अगर स्टेट की बात करें तो यहाँ पर आर्टिकल 165 अब नेक्स्ट नहीं है, और ये बात करता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की, तो ये यहाँ पर याद रख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 77 पर, फॉर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये बात करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो आर्टिकल 166 है स्टेट के लिए, वो बात करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की। देखिए अब पहले 77 की प्रोविजंस क्या कहती हैं। सबसे पहली क्लॉज क्या कहती है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखिए ये हमने पहले भी देखा था कि जो जितनी भी यूनियन की पावर होती है, दैट यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही सारे की सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस को साइन करेगा। इनफैक्ट यहाँ पर सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन बोला गया है, बट जितने भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू बिल पास होके जाते हैं उनको भी पहले प्रेसिडेंट ही साइन करेंगे, तभी वो इंडिया में ओवरऑल इम्प्लीमेंट होते हैं। और यहाँ पर जैसे एग्जीक्यूटिव एक्शन की बात करी गई है, तो ये एग्जीक्यूटिव एक्शन भी प्रेसिडेंट के नेम पर ही लिया जाता है। अब एग्जीक्यूटिव एक्शन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई ऑर्डर पास करा है, कोई इंस्ट्रूमेंट निकाला है जिसको प्रेसिडेंट के नेम पर लिया जा रहा है, एग्जीक्यूट करा जा रहा है। अब ये जो एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा, ये जो ऑर्डर होगा जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लिया है, वो कैसे अथेंटिकेट होगा, कैसे वो ये ऑर्डर इंडिया में इम्प्लीमेंट होगा, कैसे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करा जाएगा, उसका मैनर भी खुद प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे। और इसी मैनर में ही सारे के सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस को अथेंटिकेट करा जाएगा जो कि प्रेसिडेंट के नेम पर लिए गए हैं, और ऐसे ही इनको इम्प्लीमेंट भी करा जाएगा। और इस अथेंटिसिटी की जितने भी ये रूल बनाए गए हैं रिगार्डिंग द मैनर ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन, जिस भी मैनर में इनको इम्प्लीमेंट करा जाएगा, ऑथेंटिकेट करा जाएगा, इसकी वैलिडिटी को किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं करा जा सकता। अगर एक बार किसी ऑर्डर में प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं तो वो पूरे इंडिया के लिए ही वैलिड रहेगा, उनको क्वेश्चन नहीं करा जा सकता। जैसे कि अगर एक ऑर्डर की मैं एग्जांपल दूं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या हो सकता है, अगर कोई बॉडी इस्टेब्लिश करी है जो कि किसी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू नहीं निकली है, जैसे कि कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू इस्टेब्लिश करा गया। ऐसे ही अगर हम नीति आयोग की बात करें, ये भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू ही आई है। इससे पहले था प्लानिंग कमीशन जो कि सिंपल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू ही बना था। तो ये सब, इन सब के लिए कोई भी पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं हुआ है, ना ही लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में। और जिस भी मैनर में ये लोग अपने एक्शंस लेंगे, जिस भी मैनर में ये सारे ऑर्डर्स ऑथेंटिकेट करे जाएंगे, इनको इंडिया में एग्जीक्यूट करा जाएगा, उस मैनर को भी प्रेसिडेंट खुद ही डिसाइड करेंगे और इसकी वैलिडिटी को कहीं भी क्वेश्चन नहीं करा जा सकता। नेक्स्ट आर्टिकल 77 बात करता है रूल्स ऑफ बिजनेस की। देखिए ये है रूल 12, ये भी मैंने पहले ही बताया है। रूल 12 का बात करता है फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बिजनेस क्या है, सेम जो कि पार्लियामेंट का, जो भी एग्जीक्यूटिव का डे टू डे एजेंडा रहता है, पॉलिसीज बनाना, मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड जो भी काम होगा, वो सारे का सारा बिजनेस के लिए ही, बिजनेस में ही आ जाएगा। और इस रूल्स और इस बिजनेस को कैसे कंडक्ट करा जाएगा, उससे रिलेटेड रूल्स भी खुद प्रेसिडेंट ही बनाएंगे। और इस बिजनेस को फिर कैसे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में या फिर डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करा जाएगा, वो भी खुद प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे। अब सेम ही चीज़ है 166 के लिए फॉर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए यहाँ पर बात करी गई है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की। सेम सेंटर के जैसे ही पहले जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे वो सारे के सारे गवर्नर के नेम पर लिए जाएंगे। जो भी
स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्शंस लेंगे, एग्जीक्यूटिव एक्शंस। अब सेम एग्जीक्यूटिव एक्शंस जहाँ पर भी सेम ही डेफिनेशन है कि कोई ऑर्डर निकालना, कोई पॉलिसी बनाना, पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, कोई डिफरेंट एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ बनाना, ये सारे के सारे जो एक्शंस हैं गवर्नर के नेम पर लिए जाएंगे। और जो भी ऑर्डर्स या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नर के नेम पर लिए गए हैं, जब भी इनको इंडिया में इम्प्लीमेंट करा जाएगा, एग्जीक्यूट करा जाएगा इन ऑर्डर्स को, या फिर इनको ऑथेंटिकेट करा जाएगा, वो सारे के सारे जो रूल्स होंगे, उनका मैनर होगा, वो खुद गवर्नर डिसाइड करेंगे। ऐसे ही इन रूल्स या फिर मैनर्स को कहीं भी लाइक सेंटर इनको क्वेश्चन नहीं करा जा सकता, किसी भी कोर्ट में इनको क्वेश्चन नहीं करा जाएगा। ऐसे जो स्टेट का बिजनेस होगा उसके रिलेटेड कैसे रूल्स होंगे, उसकी कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन के लिए कैसे इस बिजनेस को कंडक्ट करा जाएगा, उससे रिलेटेड रूल्स भी खुद गवर्नर बनाएंगे। और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में इस बिजनेस को एलोकेट करने का काम भी गवर्नर का ही होगा। बट जो पावर है वो तो चीफ मिनिस्टर के पास है और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। और ये गवर्नर तभी तक इनके अकॉर्डिंग काम करेगा जब तक वो अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है। जब गवर्नर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर एक्सप्रेस डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग काम करेगा तब वो डिफरेंट वे में काम कर सकता है देन चीफ मिनिस्टर। इसी की वजह से ही गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी रहता है। अब देखिए नेक्स्ट है आर्टिकल सेंटर के लिए आर्टिकल 78 और स्टेट के लिए है 167। 78 बात करता है ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर की और जो 167 है ये बात करता है ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर की। दोनों ही जगह पर अब ये भी सेम है और इसको भी हमने पहले पढ़ा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच का एक लिंक है, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। इंडिया के जितने भी चीज़ें इंडिया में एक्ट या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन इंडिया में इम्प्लीमेंट होंगे वो प्रेसिडेंट के साइन के थ्रू ही होंगे। और वो एग्जीक्यूटिव एक्शंस का डिसीजन ले कौन रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये सारे के सारे डिसीजंस इसको भी तो कम्युनिकेट करे जाएंगे ना, तभी तो फिर वो इंडिया में इम्प्लीमेंट होंगे। तो इन सारे डिसीजंस को कम्युनिकेट करने का काम प्राइम मिनिस्टर का होगा। ये सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजंस प्रेसिडेंट को बताएंगे प्राइम मिनिस्टर। और ऐसे ही प्रेसिडेंट खुद भी प्राइम मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो उनको चाहिए वो प्राइम मिनिस्टर से मांग सकते हैं, या फिर यूनियन से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाया जा रहा है, कोई लेजिस्लेशन प्रपोजल है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से मांग सकते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल 78 ये क्या कहता है, अगर किसी मिनिस्टर ने अपनी मिनिस्ट्री के लिए कोई पर्टिकुलर डिसीजन ले लिया है और वो काउंसिल में डिस्कस नहीं हुआ है तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को बोलेगा कि हाँ एक बार आप इस डिसीजन को डिस्कस करें काउंसिल में। और अगर ये डिसीजन तब डिस्कस करा जाएगा जब ये इंडिया को इम्पैक्ट कर रहा है, जैसे कि इंडिया की सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये सारे के सारी ड्यूटीज़ थी प्राइम मिनिस्टर की। अब चलते हैं ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर। ये भी सेम है बट चीज़ें सिर्फ स्टेट के लिए आ जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी काउंसिल में डिसीजन लिए जाएंगे, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी डिसीजन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से लिए जाएंगे या फिर कोई भी लेजिस्लेशन से लॉ से रिलेटेड कोई भी प्रपोजल होगा वो सारे का सारा गवर्नर को कम्युनिकेट करने का काम होगा चीफ मिनिस्टर का। ऐसे ही खुद गवर्नर चीफ मिनिस्टर से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं रिलेटेड टू स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है। ऐसे ही जो सेम प्राइम मिनिस्टर के लिए था, अगर गवर्नर को लगे कि किसी जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके किसी मिनिस्टर ने अपनी मिनिस्ट्री के लिए डिसीजन लिया है और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिस्कस नहीं करा गया है तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर को उस डिसीजन को डिस्कस करने के लिए भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 88 एंड स्टेट के लिए है आर्टिकल 177। आर्टिकल 88 बात करता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के राइट की और जो आर्टिकल 177 है ये बात करता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के राइट की। आर्टिकल 88 में कौन से राइट्स दिए गए हैं मिनिस्टर को कि दोनों ही हाउसेज की, चाहे राज्यसभा और चाहे लोकसभा, इनमें कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कोई लेजिस्लेशन चल रही हैं, इनमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनमें ये बोल सकते हैं। और यहाँ पर दोनों ही हाउस हैं, किसी भी हाउस में लोकसभा चाहे वो राज्यसभा हो, किसी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे ही जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मिनिस्टर्स होंगे वो हाउस की ज्वाइंट सीटिंग में भी बैठ सकते हैं। अब ज्वाइंट सीटिंग देखिए सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के लिए ही होती है, मनी बिल के लिए कोई भी ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती है।
अगर सिर्फ कोई ऑर्डिनरी बिल है वहाँ पर अगर डेड लॉक आ गया है दोनों हाउसेज में, तो प्रेसिडेंट एक जॉइंट सीटिंग को सम्मन करेंगे, फिर जो मिनिस्टर्स होंगे इस जॉइंट सीटिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ऐसे ही पार्लियामेंट की किसी भी कमेटी में ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर ये उस पर्टिकुलर कमेटी का मेंबर हो। देखिए ये जो पार्लियामेंट की कमेटीज़ हैं इनको हमने नेक्स्ट ही चैप्टर में पढ़ना है, तो यहाँ पर बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, जो मिनिस्टर्स हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक तो दोनों हाउसेस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनमें बोल भी सकते हैं, बट इनके पास वोटिंग का कोई भी राइट नहीं होगा। जॉइंट सीटिंग में ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोनों हाउसेस की, पार्लियामेंट की कमेटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगेन इनके पास वोटिंग का राइट नहीं होगा। ऐसे ही आर्टिकल 177 स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के राइट की बात करता है। हाउस की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी, अगर किसी स्टेट में काउंसिल है, स्टेट काउंसिल है, तो वहाँ पर भी, और ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दोनों में ही मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनमें बोल भी सकते हैं, बट इनके पास कोई वोटिंग का राइट नहीं होगा। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर की किसी भी कमेटी में ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर कोई मिनिस्टर उस पर्टिकुलर कमेटी का मेंबर है।